आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन में। अपने इस शो में हम हर हफ्ते एक ऐसी शख्सियत से आपको वाकिफ़ कराते हैं जिन्होंने सख्त मेहनत करके दूसरों के लिए मशअले राह बने। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रहमान मुसव्विर। रहमान मुसव्विर साहब कई हवालों से अपनी शनाख्त रखते हैं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबा हिंदी में प्रोफेसर हैं। हिंदी अदब के साथ साथ मीडिया स्टडी भी इनका एरिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ही में आप एमए मास मीडिया के कोऑर्डिनेटर भी हैं, मगर इनकी शनाख्त हिंदी उर्दू के बीच पुल बनाने वाले शायर के हवाले से भी है। आइए इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब का। रहमान साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जाए वतन जो है, जहाँ आपकी विलादत हुई, सहारनपुर है। इब्तदाई तालीम आपने वहीं से हासिल करी, फिर आला तालीम के लिए आपने रुख किया दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया का। इस सफ़र की तरफ हमारे नाजरीन के लिए कुछ रोशनी डालिए। तो जैसा आपने कहा कि सहारनपुर से मेरा ताल्लुक़ है, तो सहारनपुर के पास एक गांव है कैलाशपुर जी। वहाँ मेरी पैदाइश हुई और मैंने बिल्कुल जो इब्तदाई तालीम है वो टाटपट्टी के स्कूल में की। जी जी जी। है ना, नीचे बैठकर पढ़ते थे, तख्ती ले जाते थे। वहाँ से फिर मैं सहारनपुर आया, वहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई हासिल की। फिर महाराज सिंह कॉलेज एक वहाँ एक कॉलेज है बड़ा मशहूर, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। जेबी जैन कॉलेज से फिर मैंने और मास्टर्स किया। फिर मुझे लगा कि कहीं और निकलना चाहिए। जी। जाहिर है कि हम जैसे लोगों के लिए और हिंदुस्तान के तमाम नए लोगों के लिए दिल्ली एक अट्रैक्शन का सेंटर होती है। तो मैंने दिल्ली का रुख किया, जामिया मिलिया आया। और जामिया मिलिया आना भी कोई आसान बात तो थी नहीं उस वक्त हमारे लिए। जी। उस तरह का एक्सपोज़र भी नहीं था। तो आए और हम यहाँ प्रोफेसर असगर वजाहत से मिले। प्रोफेसर असगर वजाहत साहब को हमने पढ़ा था, पत्रिकाओं में पढ़ा था, रिसालों में पढ़ा था। वो कुछ सीरियल भी बना रहे थे दूरदर्शन के लिए। उस हवाले से मैं नाम जानता था। मैं उनसे मिला, मैंने अपनी मंशा ज़ाहिर की, तो उन्होंने मुझ पर करम किया और कहा कि बहुत अच्छी बात है आप वहाँ रहकर ये सब कर रहे हैं। क्योंकि मैं वहाँ दिल्ली आने से पहले ही शायरी और लिखने पढ़ने के सिलसिले से थोड़ी बहुत पहचान बना चुका था। कुछ अखबारों में, कुछ मैगज़ीन में कुछ छप चुका था। तो उनको लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने एक तरह से मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया और फिर उन्हीं के साथ मैंने यहाँ पीएचडी की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आला तालीम जामिया मिलिया इस्लामिया से हासिल कर ली, पीएचडी कर ली। पीएचडी करने के बाद जो आपका स्ट्रगल वाला सफ़र था, मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को आप उस तरफ भी थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि वो स्ट्रगल का जो वक्त था वो कैसा था। देखिए साहब, स्ट्रगल तो हमारा न सिर्फ यहाँ जामिया आने के बाद बल्कि उससे पहले ही शुरू हो गया था। जी। और वो स्ट्रगल यूँ था कि जैसा कि हमारे माशरे में हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जी। कुछ और। तो हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम डॉक्टर बन जाएं। जी। हमने कोशिश भी की, लेकिन शायद किस्मत में नहीं लिखा था कि हम डॉक्टर बनते। यहीं से जद्दोजहद शुरू हुई कि अब कुछ साल उसमें ख़राब करने के बाद अब क्या करें। तो हम लिटरेचर की तरफ आ गए साइंस से। जी। और जब लिटरेचर की तरफ आए, शायरी का चस्का पहले लग चुका था, कुछ कहानी वहानी भी लिखा करते थे। तो दिल्ली आए, फिर पीएचडी शुरू की और पीएचडी भी संघर्ष में हो गई कि टॉपिक जो हमने ले लिया वो एक बड़ा अजीब-व-गरीब टॉपिक, जो ट्रेडिशनल टॉपिक नहीं था। जी। कि टॉपिक था पाकिस्तानी उर्दू फ़िक्शन में भारतीय मिथक। तो जो हमारी इंडियन माइथोलॉजी है वो वहाँ के फ़िक्शन में कैसे है। हिंदी डिपार्टमेंट और पाकिस्तानी उर्दू फ़िक्शन पे काम करना। जी। तो टॉपिक को ही मनवाने के लिए जद्दोजहद। तो वो तो बहरहाल असगर वजाहत साहब का करम था कि वो उसकी अहमियत को समझते थे। यहाँ से शुरू हुआ। फिर ये कि उस पर मटेरियल, उन दिनों पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं थे,
तो वहाँ से लिटरेचर इकट्ठा करना अपने आप में एक जद्दोजहद थी। बहरहाल हमने की है। जी जी। अब पीएचडी हो गई तो अब समाज का और घर का और रिश्तेदारों का ये प्रेशर कि इतनी तालीम हासिल कर ली तो अब जी नौकरी। जी। जब तक नौकरी मिले उससे पहले कुछ और काम किए, कहीं पढ़ाया भी, फ्रीलांस काम किया, रेडियो के लिए काम किया, टेलीविज़न के लिए किया। उन दिनों ईटीवी उर्दू लॉन्च हुआ था और आप भी उसका हिस्सा बने थे। जी जी। तो मैंने उसके लिए राइटिंग की। एक बज़्म ख़वातीन नाम से एक प्रोग्राम आता था, उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने की, मैंने उसका टाइटल सॉन्ग लिखा। तो इस तरह से वो तजुर्बा हासिल किया और साथ में एकेडमिक्स के लिए भी कोशिश करता रहा। और फिर एक दिन वो आया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबा हिंदी में मेरी लेक्चरर के तौर पर तकर्रुरी हो गई। जी। तो स्ट्रगल तो था, कभी कभी ये भी होता था कि हॉस्टल में रहते थे, मेस बंद हो गया तो आप अपना खाना खुद लेके आइए, खुद उसकी कोशिश कीजिए, उसका इंतज़ाम कीजिए। जी और मालूम हुआ कि जेब में एक भी पैसा नहीं है, जी। तो खाने का इंतज़ाम भी करना है। तो बैठे हुए किताब उलट रहे हैं तो पता लगा कि अचानक उसमें से एक 100 का नोट निकल आया और 4 दोस्त हैं एक कमरे में। तो उस दिन चलिए 100 रुपए का कुछ खाना आ गया और वो खाना खा लिया। जी और ये भी रहा है कि पूरे एक दिन में एक ही वक्त खाया। तो संघर्ष किया, पूरा जद्दोजहद तो ज़िंदगी में रही और उसके फिर फल भी मिला और इसलिए उसकी कदर भी करते हैं। और अगर आप बिना जद्दोजहद के आपको जब चीज़ें मिल जाती हैं तो शायद उसका लुत्फ़ भी उतना नहीं होता है। अच्छा और डॉक्टर उसकी साहब, कदर भी नहीं होती। जी। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक बहुत सादगी पसंद इंसान वाली पर्सनैलिटी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लोग इस बात को कहते हैं। और अभी जैसे आपने तज़किरा किया था कि मतलब आपको चस्का पड़ गया, बाकायदा एक लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल करा, चस्का पड़ गया था शायरी का। और ये शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, उस पर थोड़ा हमें आप बताइए, फिर मेरा शायरी से ही मुताल्लिक़ एक अगला सवाल भी आपके लिए तैयार है। रियाज़ साहब, शायरी का जो चस्का है वो तो मुझे गांव से लग गया था। अच्छा। जब मैं बहुत छोटा था, शायद 6वीं या 7वीं जमात में रहा हूँगा। बहुत छोटी जमात में। जी। तो वहाँ एक मुशायरा हुआ, ऑल इंडिया मुशायरा। जी जी। मैंने पहली बार वहाँ डॉक्टर बशीर बद्र को सुना, अरे वाह! डॉक्टर वसीम बशीर साहब तो बरेलवी को सुना। और ये भी नहीं पता था कि मुशायरा क्या होता है, इतनी छोटी उम्र थी। जी तो जी। कभी हमने कव्वालियाँ ज़रूर सुनी थी, वहाँ एक मज़ार है और उस पर कव्वालियाँ हुआ करती थी, उर्स होता था। जी और उसी उर्स के सिलसिले में ये मुशायरा भी पहली बार हुआ। कुछ हमारे यहाँ कुछ शौकीन लोग थे, मुशायरे को थे, बाज़ौक़ लोग थे, उन्होंने मुशायरा मुनक़्क़िद कराया था। तो हम सोचते थे पता नहीं क्या होता होगा, मुकाबला होता है, ये होता है। लेकिन जब उसको सुना तो वो तो एक अलग ही दुनिया हमारे सामने खुली। अच्छा ये भी। तो फिर अगले साल हुआ और अगले साल हमने उस मुशायरे में नात पढ़ी। वो हमारे ही मुशायरे से वो शुरुआत, यानी मेरे ही नात से उस मुशायरे की शुरुआत हुई। तो वहाँ से हुआ। लेकिन जो वो लोग मुशायरा जिन लोगों के ज़रिए कराया जाता था वो थोड़े से कहना चाहिए कि खुले जहन के लोग नहीं थे। फिर मैंने शायरी शुरू कर दी थी लेकिन मुझे पढ़ाया नहीं गया उसके बाद। जी। लेकिन मैंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और शेर कहने लगा, फिर उस्ताद बनाए। जी तो उनसे सीखा और फिर मेरी पहचान बनती चली गई जी। शहर में, हिंदी वालों में भी, उर्दू वालों में भी। और ये ज़रूर रहा है कि मैं शुरू से ही और हिंदी और उर्दू दोनों लोगों के साथ रहा, दोनों तरह का माहौल मिला। तो कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये उर्दू है, ये हिंदी है। तो वहाँ से एक सफ़र मेरी शायरी का बनता चला गया। और शुरू से ही लोग ये कहते थे कि भाई ये आप कुछ अलग कहते हो, या ये लड़का जो है कुछ अलग से कुछ बातें कहने की कोशिश करता है। तो हालांकि मुझे नहीं पता था कि पता नहीं मैं क्या अलग कहता हूँ, लेकिन ऐसा लोग मानते थे। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में कुछ बरस की खामोशी रही इस अदब के सिलसिले में, शायरी के। जी जी। क्योंकि मुझे पीएचडी करनी थी, करियर बनाना था। इसके बाद, इस वक्फे के बाद फिर से मैं आया, मैंने कोशिश की और तो कोई पूछता ही नहीं था। दिल्ली इतना बड़ा शहर, समंदर, और लोगों के जहन उतने ही छोटे, बेशक, शोरा के भी और कन्वीनर के भी। जी।
कुछ लोग अगर सुन के बुरा मान सकते हैं इस बात को, लेकिन किसी ने कभी किसी एक नशिस्त में भी नहीं बुलाया। जी जी। मैंने कोशिश भी की, मैंने कहा भी, मैं अखबारों में पढ़ता था कि वहाँ नशिस्त हुई, यहाँ पर मुशायरा हुआ। फिर मैंने ख़ुद ही ये कोशिश की कि मैं नशिस्तें जो है मुनक़्क़िद करूँ। मैंने घर पे अपने करनी शुरू की, लोगों से ताल्लुक़ात बने, आने लगे, फिर धीरे धीरे पहचान बनी और अल्लाह का शुक्र है कि अब 2-4 लोग जानते ही हैं कि मैं शायरी करता हूँ, हिंदी में भी और उर्दू में भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको जानते हैं कि ये प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं या हमारे कलीग हैं, और कुछ लोग आपको मतलब सामने से भी आपको जानते हैं। तो 2 तरह से आपकी पहचान है। एक दरस व तदरीस का जो सिलसिला है आपका, एज ए प्रोफेसर आप जामिया में पढ़ाते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, वो भी एक लंबी चौड़ी तफसील है। दूसरा जो आपका रुख है वो है शायरी वाला। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि हिंदी वाले कहते हैं कि रहमान मुसव्विर हमारे हैं, और उर्दू वाले कहते हैं कि रहमान मुसव्विर हमारे हैं। इस बीच का जो पुल है, इस पुल पे आप किस तरह से काम करें? लोग अपना अपना क्यों कहते हैं? आपको हिंदी वाले भी अपना मानते हैं और उर्दू वाले भी कहते हैं। आप जो ये बात कह रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि इसका उल्टा है। अच्छा। हाँ, जब मैं हिंदी वाले हैं तो वो कहते हैं कि ये तो उर्दू वाला है। अच्छा। उर्दू वाले यानी हिंदी वाले पूरी तरह हिंदी का समझकर कबूल नहीं कर रहे। जी जी। और उर्दू वालों में जब जाइए या तो वहाँ उनके लिए ये बड़ा आसान होता है, अच्छा उर्दू, अरे वो तो हिंदी के हैं। जी। तो इस तरह से, हालांकि आपने जब ये कहा तो मुझे अच्छा लगा। मोहब्बत मुझे दोनों जगह मिली है। जी, मोहब्बत मुझे उर्दू वालों ने भी उतनी ही दी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शायद पता नहीं कुछ ज़ाती मकसद या मफाद होता होगा इस बात के पीछे, लेकिन मुझे मोहब्बत बहुत मिली है उर्दू वालों से। बल्कि ये भी कहा, जो आपने कहा, इस तरह की बात भी सामने आई कि अरे ठीक है आप हिंदी में हो तो उर्दू के हो, लेकिन मैं तो दोनों ज़बानों में कोई फ़र्क महसूस करता नहीं हूँ। हिंदी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। उर्दू से दूसरी तरह से मोहब्बत है। उर्दू से इतनी मोहब्बत है मुझे कि मैं जब शायद 10वीं या 11वीं जमात में ही था, तो उर्दू, वैसे तो हमने तो प्राइमरी लेवल पर भी एक एलिमेंट्री उर्दू पढ़ी है। जी जी। मगर शौक़ था कि नहीं मुझे, तो जब मैं 11th क्लास में था, 11वीं में था, तब मैंने प्राइवेटली 10वीं का इम्तहान पास किया था प्राइवेट तौर पर। जी जी। फिर और आगे जब ग्रेजुएशन में आया तो मैंने 12वीं उर्दू से की, और इस तरह से, और अभी भी मैं ये सिलसिला जारी रखे हुए हूँ पढ़ने का। तो मुझे ज़बानों को लेकर कभी भी मेरे मन में जो या किसी तरह का बुग़्ज़ होता है वो नहीं है। मैं दोनों ज़बानों को बहुत ही खुले हाथों से, खुले दिल से उसको इख्तियार करता हूँ और उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने ख़ुद ना सिर्फ दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में जाके मुशायरों के लिए काम किया है, चैनल के लिए, और अलग अलग वक्तों में, अलग अलग दौर में लोग रहलत फरमाते भी गए। बड़े बड़े शायर, नाम क्या लूँ उनका, इतने बड़े बड़े शायर कि बस वो चले गए तो उनके बाद उस जगह को कभी कोई मुकम्मल नहीं कर सका। लेकिन एक फ़र्क जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों में और आप में, वो सबसे बड़ा फ़र्क है कि उर्दू वाला शायर है अगर, तो वो उर्दू वाला ही शायर है। वो हिंदी की तरफ न जाना चाहता और ना ही उस तरफ वो बात करना चाहता। और अगर हिंदी कवि है तो वो हिंदी ही कवि है। वो उर्दू मुशायरों में बहैसियत हिंदी कवि के तो आ सकता है, लेकिन बहैसियत शायर के वहाँ नहीं तशरीफ़ रख सकते। ये जो फ़र्क आपने दोनों फ़र्कों को, इस फ़र्क को जो ख़त्म किया है, वो ज़ाहिर सी बात है आप ही का कमाल है, और कमाल है इसलिए कमाल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो इस फ़र्क को ख़त्म, मतलब इस फ़र्क को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए और अपनी एक अलग से पहचान बनाने के लिए आपके ज़हन में बात बैठ गई थी कि मुझे ऐसे करना है, या अपने आप होता चला गया? नहीं, दरअसल मैं ऐसे ही माहौल से आया था। अच्छा। मुझे उसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करनी पड़ी। अच्छा। हाँ, कहीं कुछ इस तरह के सवाल आए, कहीं इस तरह की चीज़ें, तो कोशिश की, लेकिन ये मेरी तरबियत का हिस्सा था। जी। जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जब मैंने शायरी शुरू की तो कोई फ़र्क ही नहीं था कि मैं हिंदी की शायरी कर रहा हूँ कि उर्दू की। हिंदी वाले मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाते थे, उर्दू वाले भी उसी तरह से। शायरी में ये भी नहीं था कि मैं उर्दू रस्मुल ख़त में लिख रहा हूँ कि नागरी लिपि में लिख रहा हूँ।
जी हैं। मैं जिसमें भी मुझे लगता था मैं उसी में लिखता था। यानी दोनों, जो गांधी जी ने कहा था ना कि हिंदुस्तानी ज़बान जी जो दोनों लिपियों में लिखी जानी चाहिए, दरअसल मैं उस तरह की ज़बान के समझने वालों, बोलने वालों और इस्तेमाल करने वालों के बीच उठा बैठा हूँ, तो वही मेरे अंदर आ गया, मेरी शख्सियत में। जी तो मुझे कोशिश ही नहीं करनी पड़ी कि मैं इसको मिलाने की, कुछ पहले से ही थी वो मिली हुई। तो और फ़र्क दोनों में है भी नहीं ज़बान में, ये हमने पैदा किया है जी कि कुछ मुश्किल अल्फाज हम संस्कृत के ले आएँ और नागरी लिपि में लिखने लगें तो हिंदी, जी उधर फ़ारसी उर्दू के कुछ अल्फाज लेके आ जाएं ज़बरदस्ती, है ना। परिंदा परवाज़ कर रहा है, परिंदा उड़ रहा है भाई, जी ज़बरदस्ती क्यों आप कहते हैं परवाज़ कर रहा है, जी उड्डयन रथ है, मतलब हैं इस तरह की जी चीज़ें। जी जी लेकिन मैंने आसान ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी मैं मुशायरों की निज़ामत भी करता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल ये कोशिश नहीं करता कि मैं बहुत ही उर्दू 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 सिर्फ़ उर्दू उर्दू बोलता रहूँ। जी फ़्लो में जो निकल जाता है, जी हिंदी के लफ्ज़ निकल जाते हैं, तो वो आ जाएँ, क्योंकि वो ही कुदरती तौर पर मेरी ज़बान है। स्वाभाविक रूप से वो जो आता है वो आने मैं देता हूँ। इसी तरह अगर मैं हिंदी मंच पर हूँ और वहाँ बातचीत कर रहा हूँ और मेरी गुफ्तगू में, मेरी बातचीत में, मेरी कविता में, मेरे गीतों में उर्दू लफ्ज़ आ जाते हैं, उर्दू लहजा आ जाता है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ना मैं उनको रोक कर या उनको ट्रांसलेट करके उसी ज़बान में कि हिंदी ही मैं बोलूँ। हिंदी महक रही है, मेरा खुद का एक शेर है, हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, जी लहजे को मैंने अपने उर्दू किया हुआ है। अरे वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तो दोनों ज़बानें मेरे दिल में बसी हुई हैं। जी जी। अच्छा, शायरी की ही बात चल रही है तो शायरी के हवाले से, शायरी की तो बात हो ही जाती है। मेरा सवाल ये है कि शायरी अपनी जगह पे ठीक है, उर्दू की खिदमत के लिए नशिस्त जो होती हैं, पहले तो बहुत चलन था हिंदुस्तान भर में, शायद अब धीरे धीरे कुछ कम हुआ है, लेकिन नशिस्त की क्या अहमियत है मुशायरों के लिए, उर्दू अदब के लिए और उर्दू ज़बान के लिए? देखिए, मुशायरा तो अब एक इंडस्ट्री बन गया है। जी और वो एक अलग बहस का मौजू भी है, उस पर जी बात की जा सकती है। जी लेकिन जो शायर की जो तरबियत होती है वो नशिस्त में होती है। जी जी आज हो क्या रहा है कि कोई भी नया लड़का आता है या लड़की, जी और वो एक दो गज़ल लिख लेते हैं। जी कहना बड़ा मुश्किल है, हालांकि गज़ल कही जाती है। जी आप वाकिफ़ हैं इस फ़र्क से कि लिखना और कहना क्या होता जी है। जी तो आज के लड़के गज़ल लिखते हैं और उनको मुशायरा चाहिए, वो जैसे तैसे करके मुशायरे में जाते हैं और पढ़ते हैं और वायरल होने की कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं। जी जी लेकिन असल में शायरी क्या है, शेर कैसे कहा जाता है, जी और फिर शेर कैसे पढ़ा जाता है, और अच्छे शेर की पजीराई कैसे होती है, जी ये सब नशिस्तों में होता है। वहाँ पर असातिज़ा भी होते हैं, वहाँ पर नए सीखने वाले भी होते हैं। वहाँ जब एक उस्ताद शायर, एक सीनियर शायर शेर पढ़ रहा है, तो वो उसकी अदायगी कैसे कर रहा है, किस जी लफ्ज़ की अदायगी कैसे, मिसरा उसने कैसे बनाया है ना। तो ये तमाम चीज़ें नशिस्तों में होती हैं। मुशायरों में तो धूम धड़ाका है, मुशायरा तो एक परफॉर्मेंस है, मुशायरा तो एक इंडस्ट्री है, जी वहाँ हो ही नहीं सकती, वहाँ तो ख़राब होता है आदमी जाके। जी तो इसलिए मुशायरों में जाने से पहले नशिस्तों में हाज़िरी देना, वहाँ बैठना और चाहे आप पढ़ें ना, जी पढ़ें तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर पढ़ने का मौका नहीं है तो वहाँ बैठना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको सलीक़ा आता है। देखिए, जी नशिस्त, अब शायरी क्या है, शायरी तो पूरी शख्सियत को बनाती है ना। बिल्कुल यानी बिल्कुल आपके बैठने का तरीक़ा, आप कैसे बैठते हैं, जी ये सब भी नशिस्तों में सीखा जाता है। मैंने तो सीखा है। जी मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में बहुत सारी नशिस्तों में मैं गया हूँ, बैठा हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि सीनियर लोग कैसे बैठते हैं, कैसे एक सीनियर अपने से भी सीनियर का चाहे मुखालिफ हो लेकिन कितना अदब करता है, और कितने अदब के दायरे में वो बातचीत करता है, और कैसे शेर अगर पसंद नहीं है तो उसका रद्द-ए-अमल किस तरह से होता है, और पसंद है तब वो कैसे उसकी पजीराई करता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें नशिस्तों में सीखी हैं मैंने, और नशिस्तों का तो सिलसिला बना रहना चाहिए। शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है, दिल अगर बेकार है
तो शायरी भी बेकार है। किसी शायर ने कहा था, मैंने भी पढ़ा था और सुना दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी जाके मुशायरों में शिरकत की है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान के मुशायरों में और बैरूनी ममालिक में जो मुशायरे होते हैं, क्या कोई फ़र्क पाते हैं शायरों के कलाम में या फिर मुशायरों के ऑर्गेनाइजिंग तरीके में? ये आपने बड़ा नाजुक सवाल पूछ लिया है रियाज साहब। जी जी। बहुत से लोगों को अगर ये कोई सुन ले तो तकलीफ़ हो सकती है। नहीं, तकलीफ़ कोई बात नहीं, हम अदब जी की बात कर रहे हैं, हम हाँ, शायरी की बात करें। जहाँ तक ये है कि मैं बहुत ज़्यादा तो बाहर नहीं गया हूँ। जी एक दो तीन मुशायरे ही मैंने बाहर पढ़े हैं, जी लेकिन अंदाज़ा यही हुआ है कि मुशायरे सब जगह एक होते हैं, जी है ना। जो जी। उसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है मुशायरे का, वो वैसा ही है जैसा हिंदुस्तान में है, वैसा ही किसी दूसरे मुल्क में भी है कि जी किस तरह शायर बुलाए जाते हैं। लेकिन अभी इधर जो मुशायरे की जो पूरी फ़ज़ा बनी है जी वो बड़ी अजीब व गरीब है। जी उसमें कौन बुलाया जा रहा है, हैं कैसे बुलाया जा रहा है, उसका पूरी एक ग्रामर है और वो अलग से ग्रामर बनी है। अब जो सोशल मीडिया है उसने भी चीज़ों को बदल दिया है। सोशल मीडिया से ही मुझे एक बात यहाँ पे मैं माज़रत चाहूँगा, आपको बीच में रोका मैंने, वक्त भी कम है हमारे पास और मुख्तसर जवाब चाहेंगे कि सोशल मीडिया के आने से उर्दू अदब के मयार पे मुस्बत और मनफी, अच्छे बुरे क्या असरात पड़े हैं? देखिए दोनों ही, जिस तरह से सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी पर मुस्बत भी और मनफी दोनों असरात पैदा कर रहा है, वो मुशायरों में भी दिखाई देता है। जी उसके हवाले से भी एक तो ये कि ये सोशल मीडिया से पहले मुशायरों पर एक कब्ज़ा था कुछ लोगों का, जी जी तो उनके दायरे के जो लोग हैं वही हर जगह मुशायरे में होते थे। जी अब जो नया लिखने वाला है या पुराना भी है लेकिन वो मुशायरों में नहीं है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके उतने कॉन्टेक्ट्स नहीं हैं, जी जी तो वो तो कहीं कोने में पड़ा रहता था। जी और ये जो लोग मुशायरों की दुनिया में थे, तो अब ए शहर में मुशायरा है तो भी वहाँ है, जी बी में है तो भी वहाँ है, ये जो उनके जो मोनोपोली थी ये तो टूटी है एक बात। जी क्योंकि जैसे सोशल मीडिया है तो लोग सोशल मीडिया पर आ गए, वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, वहाँ कोई एडिटिंग नहीं थी, आपने शेर कहा लिख दिया, फिर यूट्यूब आ गया और रील्स आ गई, तो अब आप पढ़कर भी आप उसमें डाल, तो लोगों की नज़र में आए और लोगों ने समझना शुरू किया। ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत से शायर थे जो अभी सिर्फ जब से सोशल मीडिया आया है, और वो सीनियर शायर हैं, जी जी वो ऐसा नहीं है कि नए लड़के, सीनियर शायर हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 50 प्लस हैं, वो शायर एकदम से उभर कर आए और देखते ही देखते पूरे मंजरनामे पे छा गए, मुशायरों का हिस्सा हो गए। ये सोशल मीडिया ने किया उनके। जी लेकिन इससे नुकसान भी हुआ। जी वो ये हुआ है कि जो नए लिखने वाले हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं लिख रहे हैं, वो आए सोशल मीडिया पर आए, तो एक दूसरे से जो पहचान बनी, ये जो पॉजिटिव बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए, मुशायरे होने लगे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो पहले वाले शायरों का जो ग्रुप था वही है, नए ग्रुप्स बन गए और नई शायरी भी सामने आई। लेकिन हुआ क्या कि उनमें से कुछ लोग वायरल हो गए, जो आजकल ये टर्म होती है। अब वो अच्छे हैं या ख़राब हैं, यहाँ पर ये भी सोचना है। बहुत ख़राब शायरी वाले लड़के लड़कियाँ वायरल हो गए, मिलियंस में उनके व्यूज़ आ गए। अब मुशायरा मुनक्किद करने वाले लोग इस बात पर डिपेंड करने लगे कि इसके इतने व्यूज़ हैं, इस लड़की के शायरी के, इसको बुलाते हैं। जी जी इस लड़के के इतने हैं, उसको बुलाते हैं। तो जो एक बहुत सीनियर लोगों की जो एक कतार थी, उसके बाद सेकंड लाइन के लोग थे। अब वो सेकंड लाइन के लोग इन मुशायरों से गायब हो गए। पुराने वाले अलग तरह से वो ख़त्म हुई इनकी लाइन, और जो ये बिल्कुल नए लोग आए सोशल मीडिया पे, ये अब मुशायरों में बुलाए जाने लगे। ऑर्गेनाइज़र अजीब व गरीब तरह के ऑर्गेनाइज़र हो गए। अगर कहूँ वो बुरा मान जाएंगे, ये बात पहुँचेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या उनको वाकई ये समझ नहीं है कि ये शायरी हो रही है कि
ये या तमाशा हो रहा है। बेशक। अच्छे शायर अभी भी इंतज़ार में है कि कोई आए और उनको कोई स्टेज दे दे, कोई जी आए उनको कहीं कोई इज़्ज़त बख्श दे, उनकी कोई शायरी सुन ले। जी ये कुछ भी, बस आप लिस्ट बनाएंगे तो यही होगा कि देखो ये इसके इतने व्यूज़ आ गए हैं, इसको जी तो बुलाना है, जी इसके आ रहे हैं। तो अब और ख़राब ये हो गया है कि कुछ ही लोग हैं जी वो जी हर मुशायरे में नज़र आते हैं, स- जबकि अच्छा कहने वाले अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि कोई आए और उनको जी। बुलाए। अच्छा, मुसव्विर साहब, प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। मैं मुख्तसर आपसे आपकी आइंदा की ज़िंदगी की जो प्लानिंग है, दरस व तदरीस के लिए भी और शायरी के हवाले से भी, हमारे नाज़रीन को आप उन बातों को ज़रूर शेयर कीजिए। अ, अपनी ज़िंदगी के बारे में जी जी देखिए, अब अपनी ज़िंदगी के बारे में कल क्या होगा ये तो कोई नहीं कह सकता है। जी पता नहीं दूसरा पल ज़िंदगी का है भी कि नहीं। जी जी तो वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि जब तक सांस है, जब तक आदमी ज़िंदा है, उसकी जितनी ज़िंदगी है उसे अपना काम करते रहना चाहिए। और मैं किसी गिरोह का हिस्सा नहीं हूँ, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, किसी ऑर्गेनाइज़र को की चापलूसी भी मैं नहीं कर सकता हूँ जी और ना करता हूँ, मेरे मिजाज में नहीं है। जी जी इसलिए मैं शायद वहाँ से थोड़ा आउट भी हूँ, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा। मुझे शायरी से मोहब्बत है, इश्क है, वो मेरा ओढ़ना बिछोना है। मैं करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा, अच्छे बुरे शेर कहता रहूँगा। बुरे शेर नहीं कहते तो अच्छे भी नहीं होते हैं, बुरे के साथ ही अच्छे भी कोई शेर कहीं कहीं हो जाते हैं। दरस व तदरीस का मामला ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने मुझे नौकरी दी है, इस काबिल समझा है कि मैं यहाँ रहूँ, तो मैं बच्चों के मुस्तक़बिल बनाने के लिए जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगा और करता रहूँगा, अपने आखिरी सांस तक करता रहूँगा। ये दो ज़िंदगी के मकसद हैं, पढ़ना पढ़ाना और शायरी, बाकी चीज़ें चलती ही रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो फ़ितरत जो है वो लोगों को मदद करने वाली है। हम इस बात के गवाह हैं कि आप अपनी ज़ात से दूसरे लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएँ, आप अपने हर कदम पे इस बात का ख़याल ज़रूर रखते हैं। प्रोफ़ेसर रहमान मुसव्विर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हमारे नाज़रीन से इतनी कीमती बातें अपनी शेयर की। आपका स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए, चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये इज़्ज़त बख्शी। तो नाज़रीन, आपसे अब मैं विदा चाहूँगा इस वादे के साथ कि अगले हफ़्ते एक और नई शख्सियत के साथ अलग मुद्दों पर, अलग बातों पर, अलग चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।